देखिए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्ब को थोड़ा और ज़्यादा। आप तब से सोच रहे हो कि कितने वर्ब्स के चैप्टर हैं, वो वीडियोस हैं जो फिनिश नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये कि वर्ब और प्रपोजिशन ये ग्रामर में इतने बड़े चैप्टर हैं कि इनको फिनिश करना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। सबसे बड़ा चैप्टर जो प्रपोजिशन है, अगर प्रपोजिशन की बात करो तो केवल प्रपोजिशन की ही बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो पूरी मोटी मोटी बुक्स हैं और ये पूरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करती हैं लेकिन बता नहीं पाती हैं। तो कह सकते हैं तरीके से बहुत ही अच्छे चैप्टर दो हैं और इनसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। टेंस पढ़ोगे तब भी वर्ब्स आप पढ़ोगे, तो प्रपोजिशन और टेंस तो सब में चलते रहते हैं, वर्ब्स सब में चलती ही रहती हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि लास्ट वीडियो परेशान मत होइए, और इसके बाद एक और वीडियो कभी आएगा तो उसमें सारे ये वर्ब्स का कॉम्बिनेशन एक बार में पूरा होगा क्लियर। उसमें सारी वीडियोस मेरे मिक्स होंगे, इकट्ठे क्लियर होंगे एक सिंगल वीडियो में। तो डिस्कस करते हैं वीडियो में आज हम लोग वर्ब्स के बारे में, जो कि डिटेल में होगा और कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर कोई नई चीज़, जैसे कि प्रपोजिशन होगा या फिर हम लोगों का होगा आई थिंक कंजंक्शन। और जैसे ही पार्ट्स भी फिनिश होंगे वैसे ही आपका एडवांस ग्रामर स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं टेट का भी अभी पढ़ाने वाला ग्रामर हूँ। और हाँ, सिंथेसिस और नरेशन की डिमांड काफ़ी आ रही है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और डैट एंड डैट की डिमांड काफ़ी आ रही है। तो मैं देखता हूँ जिसकी ज़्यादा कमेंट होंगी जिस टॉपिक के ऊपर, वही मैं स्टार्ट और कर दूंगा। तो 3-4 टॉपिक स्टार्ट करने हैं अलग अलग चीज़ों के, और फ्रेजल वर्ब्स हैं, सिनोनिम है, एंटोनिम, वन वर्ड है, ये भी शुरू करना है। और स्पोकन इंग्लिश में सोच रहा हूँ शुरू कर दूँ। तो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले देखते हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट। शैल होगा यहाँ पर SHALL, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, वुड, डेयर, नीड और यूज टू। इनमें अगर आप ध्यान दो, ये तो सेल है ही आपका SHALL। कैन का कोड हो जाता है, मे का माइट भी हो जाता है। देखिए कैन का खुद का भी मतलब है और कोड का भी खुद का ही मतलब है, प्लस कैन का कोड भी होता है। तो 3 बातें हैं, कैन का कोड भी होता है, कैन का भी एक अलग मतलब और कोड का भी एक अलग मतलब भी है। तो हर एक शब्द के अलग अलग मतलब भी है और उसका पास्ट फॉर्म भी और प्रेजेंट फॉर्म भी है। ऐसे मे का माइट भी होता है और दोनों के अलग अलग मतलब भी हैं। सेल और सेल का शुड भी होता है और सेल का भी अलग मतलब और शुड का भी अलग मतलब है। फिर आगे मस्ट है, और टू, विल का भी अलग मतलब होता है, वुड का भी अलग मतलब होता है और विल का वुड भी होता है पास्ट में। फिर डेयर है, नीड है और यूज टू है। ये सारे सारे आपके कहलाते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे कि सी कैन डू दिस वर्क। अच्छी चीज और है कि इनको मॉडल वर्ब्स क्यों बोलते हैं, उसका रीजन ये है कि इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसे टेंस से और सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। आदर्श क्रिया इनको हिंदी में बोलते हैं। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में तो बताऊंगा किसी वीडियो में डिटेल में एक एक चीज़ों के बारे में। तो इनकी बात आती है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सी कैन डू दिस वर्क, सी कैन, कैन के बाद क्या है फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर कैन आपका हो गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और डू आपका हो गया मेन वर्ब। अच्छा, इन सभी वर्ब्स के बाद वर्ब का आना जरूरी है, ये याद रखना है। तो सी कैन डू दिस वर्क, वह यह कार्य कर सकती है। तो सी मेरा सब्जेक्ट हो गया, कैन मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू मेरा मेन वर्ब हो गया और दिस मेरा एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बगल में रखा है एक नाउन, तो वर्ब हमारा हो गया नाउन। अब ये दिस कौन सा मेरा एडजेक्टिव है? दिस मेरा जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वाले पार्ट में देखना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर इसके बाद देखते हैं ही माइट कम। तो ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, माइट मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया और कम मेरा हो गया मेन वर्ब। वेरी गुड। फिर उसके बाद द पब्लिक मेरा हो गया सब्जेक्ट, ऑट टू मेरा हो गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, रेस्पेक्ट मेरा हो गया क्या हो गया? ओके, मेन वर्ब। अच्छा, ये मेन वर्ब क्यों, ये इन्फिनिटिव क्यों नहीं है, सॉरी ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि ऑट टू एक सिंगल वर्ड है, ये टू जो है ना वो ऑट का है ना कि रेस्पेक्ट का, इसलिए यहाँ पर रेस्पेक्ट जो है वो आपका कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वो रेस्पेक्ट आपका कहलाएगा मेन वर्ब। और ऑल मेरा क्या है? ऑल मेरा एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बगल में आया है नाउन और नाउन के ठीक पहले आ गया आर्टिकल। फिर इसके बाद देखते हैं आई वुड कम सून, सॉरी ही वुड कम सून। तो ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, वुड मेरा हेल्पिंग वर्ब है और कम मेरा हो जाएगा यहाँ पे मेन वर्ब। सून मेरा यहाँ पर एडवर्ब है। क्यों है? सून जो है वो एक एडवर्ब है क्योंकि वह जल्दी आ जाएगा। वह कैसे आएगा? तो वह जल्दी आएगा। तो वर्ब के बारे में जो डिस्कस करता है, एक्स्ट्रा जानकारी देता है, वो कहलाता है एडवर्ब। और ये टाइम के बारे में ही बता रहा है, तो मैनर, प्लेस और टाइम के बारे में जो बताता है वो कहलाता है हमारा एडवर्ब। ये कौन सा वाला एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, फ्रिक्वेंसी है, प्लेस है, मैनर है, क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। ही नीड
गो देयर, तो ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, नीड मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, गो मेरा मैन वर्ब हो गया, देयर मेरा स्थान बता रहा है, प्लेस बता रहा है, इसलिए ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा एडवर्ब। फिर इसके आगे देखते हैं मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। ये कौन सी वर्ब्स होती हैं? ऐसी वर्ब्स जो मॉडल वर्ब भी बन जाएं और आपकी मेन वर्ब भी बन जाए, वो कहलाती है मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारी वर्ब्स इनके बाद में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर दूं तो ये वहां पर कहलाएंगे आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और अगर मैं इन वर्ब्स में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म इनको मैं बना दूं और अगली वर्ब को जोड़ने के लिए मैं टू बीच में लगा दूं तो वो आपकी टेक्निक कहलाती है मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब। कैसे? अगर मैं बोलूं कि ही नीड्स, तो नीड मैंने क्या जोड़ दिया? एस। तो अगली बार में क्या होगा कि इन वर्ब्स की में अगर मैं एस या ईएस या ईडी जोड़ दूं या डी जोड़ दूं तो अगली वर्ब जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इसके बीच में मुझे टू जोड़ना पड़ेगा। तो ये टेक्निक आपकी कहलाती है यहाँ पर मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब वाली। तो कैसे? देखिए यहाँ पर ही के बाद नीड आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे नीड्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए नीड कल के गो आया था, यहाँ पे नीड के बाद गो तो आया लेकिन नीड्स के बीच में टू और आ गया है। तो यहाँ पर ये नीड जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एज ए मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो इसको मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, मॉडल मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। एक और देखिए सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेयर्स हो गया है। अगर मैं यहाँ पे केवल डेयर करता तो फिर टू भी नहीं आता, केवल टॉक आता, सी डेयर टॉक टू यू। और इसी जगह मैंने बोल दिया डेयर्स, तो फिर मुझे टॉक के बीच में लगाना पड़ेगा टू। तो यहाँ पर ये आपकी मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है। तो मॉडल मार्जिनली हेल्पिंग वर्ब यानी कि मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ये दोनों तरह से यूज हो रहा है। एक और देखिए यहाँ पर आई के बाद में डिड नॉट का यूज किया, तो डिड नॉट के बाद आती है हमारी मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर यूज जो है वो मेरी मेन वर्ब है। तो देखिए ये वर्ब को जोड़ने के लिए दूसरी वर्ब जोड़ना है मुझे, इस वर्ब को इस वर्ब से जोड़ना है, तो बीच में मैंने लगाया टू। और अगर मैं इसी जगह कहता कि आई यूज्ड टू प्ले, तो यहाँ पर ये टू जो है ना वो यूज्ड का है ना कि प्ले का, लेकिन यहाँ पर जो टू है वो प्ले का है ना कि यूज का। क्लियर? तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए बीच में लगाया था टू, लेकिन डायरेक्ट में यूज टू बोलूँ अगर तो ये खुद आपका कहलाएगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग इनकोएटिव वर्ब्स या फिर इंसेप्टिव वर्ब्स। ये कौन सी वर्ब्स होती हैं? ये वो वर्ब होती हैं जिनके पास बाद या तो पॉजिटिव डिग्री आती है या फिर कॉम्प्लीट डिग्री आती है। कैसे? जैसे कि गेट है, ग्रो है, बिकम है, कम है, गो है, टर्न है, रन है, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनकी बाद अगर हम डिग्री लगाएं तो पॉजिटिव और कॉम्प्लीट डिग्री आती हैं। लेकिन बेस्ट कौन सा रहेगा? सबसे सही तरीका आपका होता है कॉम्प्लीट डिग्री। किसी भी सेंटेंस में सपोज कीजिए आपको गेट मिला और यहाँ पे एक वर्ड मिल गया डार्क, तो आगे कहीं और मिस्टेक है तो इसको मार्क कर दीजिए, इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर पूरा सेंटेंस हमारा करेक्ट है तो यार डार्क की जगह डार्कर करना है। अगर सिंगल सेंटेंस में मैं बात करूँ तो मुझे कॉम्प्लीट डिग्री का ही यूज़ करना पड़ेगा, जो कि सबसे सही तरीका है ग्रामर में। और स्पोकन इंग्लिश में आप इट इज़ गेटिंग डार्क बोल सकते हो। कैसे? जैसे मैं बोलूँ इट इज़ गेटिंग डार्क, स्पोकन में ठीक है, बट ग्रामर की बात अगर है तो यहाँ पर सेंटेंस में डार्कर सही होगा, इट इज़ गेटिंग डार्कर। फिर एक और देखिए द प्लांट इज ग्रोइंग फास्ट या फास्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा फास्टर। सपोज कीजिए यहाँ पे सेंटेंस ये मिले द प्लांट इज ग्रोइंग फास्ट के बाद सेंटेंस कहीं आगे कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो ये वाला पार्ट में प्रॉब्लम, बाकी सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। और पूरा सेंटेंस अगर सही है तो फास्ट की जगह फास्टर कर देना आप लोग। क्लियर? अब ये हैं क्या वर्ब्स इनकोएटिव? ये वर्ब वो होती हैं जो कि किसी वस्तु की, किसी सिचुएशन की जो अवस्था है, जो उसकी स्टेट है, उसमें इंप्रूवमेंट होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है। तो देखिए क्या दिया इसमें, बिगिनिंग डेवलपमेंट फॉर फाइनल स्टेज। किसी भी चीज़ में परिवर्तन होता है तो उसकी स्टेज जब बदलती जाती है तो वहाँ पर कहलाती है इनकोएटिव वर्ब्स। कैसे? इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, तो मतलब अभी उजाला था अब अंधेरा होने लगा है। द प्लांट इज ग्रोइंग फास्टर, तो प्लांट जो छोटा था ना वो बड़ा हो रहा है, ये फास्ट ग्रो हो रहा है, तो छोटा सा बड़ा हो रहा है, इसकी कंडीशन चेंज हो रही है ना, डेवलपिंग हो रहा है ना वहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इन वर्ब्स को कहेंगे हम लोग इनकोएटिव वर्ब्स। अगर मैं इनमें आईएनजी जोड़ देता हूँ या फिर कह सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे आईएनजी जोड़ दिया है तो इनकोएटिव वर्ब्स तो हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कौन सी वर्ब है तो ये देखिए इट तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, इज मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये मेरा क्या है यहाँ पर, ये मेरा यहाँ पर मेन वर्ब है।
लेकिन किस कैटेगरी में इसको रखूँ मैं, तो ये इनक्वेटिव वर्ब्स भी हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। हालांकि एग्जाम में नाम नहीं आते हैं, बट मैं यहाँ पर ये रूल समझा रहा था कि इन वर्ब्स के बाद मुझे कौन सी डिग्री का यूज़ करना है, तो मैंने आपको रूल यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद फिर आते हैं कॉस्टिव वर्ब्स। तो कॉस्टिव वर्ब का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति किसी से काम करवाए। जैसे राम ने मोहन से कोई काम करवाया, तो राम ने उससे कहा काम करने के लिए कि काम मोहन ने किया, तो वो कहलाता है आपका कॉस्टिव वर्ब्स। इसको हिंदी में प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। कैसे कहते हैं देखिए, जैसे कि गेट है, हैव है, मेक, कॉज, CAUSE होगा यहाँ पर, अलाउ, हेल्प, इनेबल, बैग, इंस्पायर। जब भी किसी सेंटेंस में आए तो ये किसी दूसरे व्यक्ति से हमेशा काम करवाती हैं, खुद काम नहीं करती हैं। जैसे आई गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड, मैंने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया, ना कि खुद किया। तो मोबाइल को मैंने रिपेयर करवाया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि गेट जो ये बता रहा है कि काम मैंने खुद नहीं किया मोबाइल सही करने का, मैंने किसी और से करवाया। और देखिए यू शुड गेट योर हेयर कट, तो गेट ये समझा रहा है कि तुम्हें जो बाल जो कटवाने हैं ना, वो किसी से तुम्हें और से कटवाने, तुम्हें खुद नहीं काटने हैं। गेट यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पे कॉस्टिव वर्ब है। अब आप कहोगे गेट टू पर भी आ रहा था, तो गेट में इट इज गेटिंग डार्क में काम दूसरे से नहीं करवाया, वो तो हो रहा है, कंडीशन चेंज हो रही है। बट यहाँ पर आप देखें तो ये गेट ये कह रहा है कि यहाँ पर तुम्हें अपने बाल किसी दूसरे से कटवाने चाहिए। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं कि आई मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, लाफ कर लो। तो मैं तुम्हें हंसाता हूँ, तो कौन हंसता कौन है? तुम। मैं नहीं हंसता हूँ, मैं तुम्हें हंसाने का प्रयास करता हूँ। तो हंसने का काम जो रियल में वो तो आपको करना है। तो यहाँ पर मेक ये बता रहा है कि जो काम करवाया जा रहा है वो किसी और दूसरे व्यक्ति को करना है। फिर देखिए आपका अगला है हाइपोथेसिस वर्ब्स, जिसको बोलते हैं सबजंक्टिव मोड की वर्ब्स। इनका क्या मतलब है? इसका मतलब ये सेंटेंस में अगर आपको वर्ब लगानी है तो आपकी कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं वो देख लीजिए। केवल आपकी वर आती है, या सेकंड फॉर्म आती है, या फिर हेड आता है। इतनी वर्ब्स इस सेंटेंस में आती हैं। सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर और प्लूरल, वर ही आएगी। सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, केवल सेकंड फॉर्म ही लगानी है। और हैज़ और हैव की जगह केवल आपको हेड लगाना है। कैसे लगाना देखिए, आई विश। हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना वाले सेंटेंस, जिसकी कल्पना करें लेकिन वो रियल में ना हो, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेटिकल सुना होगा आपने। आई विश आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, ना था ना हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो, चाहे वी हो, चाहे अस हो, कुछ भी हो, सॉरी अस नहीं होगा, चाहे दे हो, चाहे राम हो, ज़्यादा हो या कम हो, सबके संग में वर ही आएगा, वॉज नहीं आएगा। पहली बात। इसी सेंटेंस को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, आई विश दैट आई वर अ किंग। दैट लगा दी तब भी बात वही रहेगी। अगर आप चाहें तो इसको हटा दो, इसको हटा दो और वर को आगे लगा दो, तो भी सेंटेंस हमारा राइट होगा। जैसे कि वर आई अ किंग, काश में एक राजा होता। तो वर यहाँ पर वर का भी काम कर रहा है, प्लस ये वर जो है आई विश आई दैट का भी काम कर रहा है। दोनों सेंटेंस हमारे करेक्ट हैं। सी विशेस, विशेस आ गया। दैट, अब यहाँ पे हैड आया, आई हैड अ न्यू कार। वो इच्छा करती काश मेरे पास एक कार होती। अब यहाँ पर देखिए हैड आया, यहाँ पर हैज़ या हैव मिल जाता आपको एग्जाम में अगर, तो ये आपको गलत होता। यहाँ पर हैड ही आएगा और यहाँ पे वॉज की जगह केवल वर ही आएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो। फिर आई विश दैट, अगर मैं आई विश से भी सेंटेंस शुरू कर देता हूँ तब भी सी हेल्प्ड, सेकेंड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। तो ये तो वॉज आएगा, सॉरी वर आएगा, या आपका हेड आएगा, या फिर आपका सेकेंड फॉर्म आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद आते हैं इन्फिनेटिव, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, इनके खुद के रूल्स होते हैं। ये तीन होते हैं। पहला आपका आता है इन्फिनेटिव या इनफाइनाइट भी लोग उसको बोलते हैं। इसके दो रूप होते हैं। टू के संग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो इसको इन्फिनेटिव बोलोगे, और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए किसी दूसरे वर्ब के बाद, जैसे मैं मेक लिखूँ यहाँ पर और फिर लिखना गो, तो ये आपकी इन्फिनेटिव है। जैसे मैंने लिखा वॉन्ट और वॉन्ट के बाद लिखा गो, तो ये 2 + V1 आ गया। 2 + V1 या फिर केवल V1 दूसरी वर्ब के बाद, दूसरी वर्ब के बाद, तो ये वाला और ये वाला पार्ट कहलाएगा, ये वाला और ये वाला इन्फिनेटिव। दूसरा क्या होता है जेरंड। जेरंड को दूसरे शब्दों में वर्बल नाउन भी कहते हैं। ये TGT 2016 का पेपर जो मार्च के महीने में हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। तो ये आपका जेरंड को जो है हम लोग वर्बल नाउन भी कहते हैं। इसका चेहरा होता है V1 + ING। कैसे होता है, कहाँ होता है, वो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। और एक और होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल।
प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी V1 प्लस ing आता है और जेरंड में भी V1 प्लस ing दोनों में सेम आते हैं, लेकिन काम अलग अलग होता है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग वाले शब्द आते हैं, यानी कि हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में जा करके। तो मैंने आपको हल्के में नॉर्मल तरीके से समझा दिए सारी चीज़ें, और एक और वीडियो है जिसमें सारे मेरे वीडियो मिक्स होंगे वर्ब के, और उसमें कंप्लीट वीडियो होगा, उसको आप और डिटेल समझ लेना। तब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तो प्रपोजिशन होगा या कंजंक्शन होगा, फिर कहीं ना कहीं आपका एक होगा इंटरजेक्शन, और उसके बाद फिर हम लोग सिंथेसिस या डायट एंड डायट या नरेशन एक्टिव ऐसे शुरू करेंगे, और टेट का भी सिलेबस शुरू करना है। ये भी एडवांस में भी पार्ट्स भी पढ़ाने, बहुत सारा काम पढ़ने के लिए। तब तक आप जुड़े रहें और पढ़ते रहें।